चलो लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी, है ना। इसको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चालू करेंगे, है ना। हम करंटली चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, और सॉल्यूशंस बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके, राइट। ये तो अपन पहली क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं अकेले सॉल्वेंट को लेता हूं, ठीक है, जो फर्स्ट डे एक बार ध्यान देना है यहाँ पे। अगर मैं अकेले एक सॉल्वेंट को लेता हूं और वो सॉल्वेंट अगर वोलेटाइल सॉल्वेंट है, वोलेटाइल मतलब, वोलेटाइल मतलब विच कैन फॉर्म वेपर, जिसका इवेपोरेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये एक सॉल्वेंट है जो वेपराइजेबल है या वोलेटाइल है, तो इसके वेपर्स यहाँ पे आएंगे, है ना। और एक पॉइंट तक ये वेपर्स आते रहेंगे, और एक समय ऐसा आएगा जहां पे इवेपोरेशन और कंडेंसेशन एक स्पीड में होगा, उसको अपन कहते हैं इक्विलिब्रियम। और उस समय जो प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा ना, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर, ठीक है। आपने एक लिक्विड लिया, उसके वेपर्स ऊपर आए, और उन वेपर्स ने यहां पे एक प्रेशर क्रिएट कर दिया, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। समझ में आ रहे? गैस का प्रेशर अलग होता है। देखो इस रूम में भी गैस है, हमारे ऊपर भी गैस है, एयर है ना हमारे ऊपर भी, तो हमारे ऊपर एयर एक प्रेशर डाल रही है, दैट इज एयर प्रेशर, क्योंकि वो एयर ही है। ये तो एक सॉल्वेंट था ना, वो सॉल्वेंट वेपराइज होके वेपर बना, फिर उन वेपर्स ने प्रेशर क्रिएट करना चालू किया वॉल्स ऑफ द कंटेनर में, और ये जो मर्करी है ये राइज होगा ऊपर बिकॉज ऑफ द प्रेशर हियर। यहां प्रेशर लगेगा तो ये मर्करी ऊपर चढ़ेगा, और ये आपको देगा रीडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। यहां तक समझ में आया वेपर प्रेशर क्या होता है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। ये आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट आपका एक वोलेटाइल कंपोनेंट है, वोलेटाइल मतलब जो वेपराइज हो सके। तो आराम से वोलेटाइल कंपोनेंट आपका वेपर, जो ये सॉल्वेंट है ये वेपराइज हो रहा है, इवेपोरेशन चल रहा है यहाँ पे। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब बहुत सारे वेपर्स हो जाएंगे, वो आपस में टकराएंगे, वो वॉल से टकराएंगे, वो सरफेस ऑफ लिक्विड से टकराएंगे, और कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि गैस वेपर से वापस लिक्विड, है ना। लिक्विड से जब तक वेपर बन रहा था, इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोल रहे थे, राइट। इवेपोरेशन होगा ना ये, और जब वेपर वापस लिक्विड बनना चालू हो जाएगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। जब ये दोनों इक्वल रेट से होंगे ना, तब अपन बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम हैज रीच्ड। और उस वक्त जितने भी वेपर्स होंगे, वो जो प्रेशर क्रिएट कर रहे होंगे, उसको बोलते हैं हम वेपर प्रेशर। यहां तक क्लियर है एवरीवन? जितना ज्यादा वेपर होगा ना, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। इससे एग्री करते हैं? अगर मान लो सिर्फ 10 ही वेपर हैं, तो 10 वेपर मिलके ही प्रेशर क्रिएट करेंगे। अगर 25 वेपर्स हैं, 25 मॉलिक्यूल्स हैं वेपर्स के, तो वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं? जितना ज्यादा वेपर होगा ना ऊपर, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। यहां तक क्लियर है एवरीवन? पक्का? ठीक है। नाउ अब अगर मैंने इसमें एक सॉल्यूट डाल दिया, यहां तक क्लियर है ये वाला पार्ट। अब मैं सॉल्वेंट में एक सॉल्यूट भी डाल रहा हूं, ये रहा मेरा, फिर से वही बीकर बना रहा हूं मैं, ठीक है। बस फर्क इतना है कि अब मैं उस बीकर में सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट भी ऐड कर रहा हूं। लेट्स से मैं नमक डाल रहा हूं या मैं शक्कर डाल रहा हूं, तो अब क्या होगा? सरफेस में कुछ जगह वो नमक का मॉलिक्यूल भी लेगा ना, हाँ या ना? अब सिर्फ सॉल्वेंट थोड़ी ना अकेला, अब तो सॉल्यूशन बन चुका है, तो अब कुछ जगह वहां पे आपका सॉल्यूट का मॉलिक्यूल्स भी लेगा। एम आई क्लियर? व्हाइट जितना भी आपको दिख रहा है वो सॉल्वेंट है, और जितना भी पिंक पार्ट दिख रहा है ना, वो आपका क्या है? सॉल्यूट है, ठीक है। क्लियर है? तो सरफेस में कुछ जगह सॉल्यूट ने ली है और कुछ जगह सॉल्वेंट ने ली है। एग्री करते हैं यहां तक? अब सॉल्यूट ठहरा नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट तो वेपराइज नहीं होगा, तो ये जितने भी जगह आपको सॉल्यूट के पार्टिकल दिख रहे हैं ना, ये यहीं रहेंगे, ये वेपर बन के ऊपर नहीं जा पाएंगे, बट सॉल्वेंट तो जाएगा। और अब क्या होगा ना, इन सॉल्यूट के कारण कम वेपर्स ऊपर जाएंगे। एग्री करते हैं इस बात से, है ना? इसको ऐसा समझो कि ये खुद तो वेपराइज होके ऊपर नहीं जा रहे हैं, और जब तक ये ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे के सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ऊपर नहीं आ पाएंगे इवेपोरेट होने के लिए। एम आई क्लियर? है ना? इसलिए वेपर प्रेशर अब थोड़ा कम हो जाएगा। पहले वेपर्स ज्यादा थे क्योंकि अकेला सॉल्वेंट था, पूरा का पूरा वोलेटाइल था, तो आराम से वेपर्स बन रहे थे, वेपर प्रेशर ज्यादा था। अब सॉल्वेंट अकेला नहीं रहा, ये बन चुका है क्या? सोल्यूशन। इसमें सोल्यूट ऐड कर दिया है मैंने,
उससे क्या हुआ, नंबर ऑफ वेपर्स कम हो गए, तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। एम आई क्लियर? यहां तक क्लियर है? इसको कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का कम होना, लोअर होना। मान लेते हैं कि इस समय वेपर प्रेशर था पी नॉट, जो प्योर सॉल्वेंट का होता है, और ये है इस समय जो वेपर प्रेशर है वो है सॉल्यूशन का, पीएस। तो कौन सा बड़ा होगा? पी नॉट बड़ा होगा। एवरीवन एग्री करते हैं? पी नॉट इज ग्रेटर देन पीएस, और ये जो डिफरेंस आएगा ना, पी नॉट माइनस पीएस, इसी को कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और अगर मैं डिवाइड कर दूं इसको पी नॉट से ही, तो इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, हो रहा है पे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इतना न्यूमरेटर को कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और डिवाइडेड बाय पी नॉट किया तो ये रिलेटिव लोअरिंग हो गया। मैं कंपेयर कर दिया ना, रिलेशन। आई एम कंपेयरिंग माय लोअरिंग विथ द प्योर कंपोनेंट, तो इसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एम आई क्लियर यहां तक? ठीक है। अब किसी ने सॉल्यूट कम डाला, किसी ने सॉल्यूट ज्यादा डाला, तो जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे ना, उतना ज्यादा यहाँ पे क्वांटिटी सॉल्यूट की बढ़ेगी, तो वेपर प्रेशर और कम होगा। तो दिस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यू आर एडिंग। आपने 1 चम्मच नमक डाला और आपने 5 चम्मच नमक डाल दिया, तो आपका वेपर प्रेशर और ज्यादा लोअर हो जाएगा इनके कंपैरिजन में। समझ में आ रही है बात? तो ये डिपेंड करता है सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन में। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन में जितना सॉल्यूट आप डालोगे उतना ज्यादा लोअरिंग होगा। एम आई क्लियर? X2 क्या होता है? इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जो भी सॉल्यूट आपने डाला उसका मोल फ्रैक्शन। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ध्यान देना यहां पे। इफ N1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, N1 is the number of moles of solvent and N2 is the number of moles of solute, then X1 होता है mole fraction of solvent and X2 होता है mole fraction of solute। तो हम X2 को लिख सकते हैं N2 अपॉन N1 प्लस N2, और X1 को लिख सकते हैं N1 अपॉन N1 प्लस N2। एम आई क्लियर? ये समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूं मैं? आपको दोनों के नंबर ऑफ मोल्स पता होंगे, आपने सॉल्यूट कितना डाला है, आपने सॉल्वेंट कितना डाला है, राइट? बस जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। एम आई क्लियर? ऐसे हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मैंने लास्ट क्लास में आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन मींस ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, ना कि सॉल्यूट के नेचर में। सॉल्यूट कैसा है हमें नहीं पता, बट कितना डाला है उस पर डिपेंड करेगी। जैसे अभी रिलेटिव लोअरिंग किस पे डिपेंड कर रहा था? कितना सॉल्यूट आपने डाला। अक्षत ने 1 चम्मच नमक डाला और श्री ने 3 चम्मच नमक डाला, तो इनका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। अक्षत के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इनके सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा, और मैंने सॉल्यूट डाला ही नहीं, तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसके सॉल्यूशन का होगा? मेरे, क्योंकि मेरा प्योर सॉल्वेंट है, मैंने कोई भी नॉन वोलेटाइल चीज ऐड ही नहीं करी, तो मेरा जो रीडिंग आएगा ना वेपर प्रेशर का वो सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद अक्षत का वेपर प्रेशर आएगा और फिर श्री का। जिसने ज्यादा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डाला ना, उनका वेपर प्रेशर बहुत कम हो गया। जिसने थोड़ा सा कम डाला उसका वेपर प्रेशर थोड़ा कम हुआ, और जिसने डाला ही नहीं उनका वेपर प्रेशर मैक्सिमम है। एम आई क्लियर? एकदम पक्का समझ में आ रहा है एवरीवन? जो आज फर्स्ट डे भी आए उनको भी थोड़ा बहुत क्लियर है? ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। उसका फॉर्मूला ये होता है। हमने कल हेडिंग डाल ली थी, चारों के नाम लिख लिए थे लास्ट क्लास में। मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उस दिन समझाया था। इट इज द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। एम आई क्लियर? कितना सॉल्यूट आपने ऐड किया है उस पर डिपेंड करेगी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, ना कि किस टाइप का सॉल्यूट ऐड किया है उस पर।
चार प्रॉपर्टी लिखवाया था मैंने, लिखे थे ना चारों के नाम। एक था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यही पहले स्टार्ट करेंगे अपन। सेकंड था हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले हम आरएलवीपी पढ़ेंगे, फिर हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो सभी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डेफिनेशन लिखे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का? नहीं लिखे कुछ भी? क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्या? सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का हेडिंग डाले हो बस, और कुछ नहीं करिए? क्या है फिर? चलो ठीक है, लिखते हैं। चलो हेडिंग डालो, फिर इसके पहले एक और हेडिंग डालो, इसको काट दो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मुझे लगा शायद अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख के, डेफिनेशन लिख के चारों का नाम लिख लिए थे, पर मैं ही लिखा था ये सब। अच्छा, आप लोग नहीं लिखे थे, ठीक है। चलो लिखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस, द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस, the properties of ideal solutions, the properties of ideal solutions which depend only on the number of particles, the properties of ideal solution which depends only on the number of particles, which depends only on the number of particles, particles of what? Solute, है ना, particles of solute, and do not depend on the nature of solute, and do not depend on the nature of solute, and do not depend on the nature of solute। ऐसी सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट की क्वांटिटी में, सॉल्यूट की मात्रा पे डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पे, कि वो किस तरीके का सॉल्यूट है, ठीक है। नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है यहां तक? ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम लिखना, द इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर, द इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर, द इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर, 1 2 3 4 करके चारों के नाम लिख लो पहले। फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड लिखना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको थोड़ा सा मैंने ब्रीफ किया था लास्ट क्लास में, आज अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसको, है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन मतलब इंक्रीज होना, किसका इंक्रीज होना? बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड लिखना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चलो पहला हिंट डाल लो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इसमें लिखना हाइफन डाल के, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is dissolved in a solvent, when a non-volatile solute is dissolved in a solvent, when a non-volatile solute is dissolved in a solvent, comma, the vapor pressure of the solution, when a non-volatile solute is added, yeah, is dissolved in a solvent,
the vapor pressure of the solution becomes lower than the vapor pressure of solvent. Becomes lower than the vapor pressure of solvent. Becomes lower than the vapor pressure of the solvent. ये जो पूरा 3 लाइन लिखे हैं ना, वो यही चीज लिखे हैं. ये वाला, ये प्योर सॉल्वेंट था जिसका वेपर प्रेशर पी नॉट. फिर हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया. तो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स लोअर देन द सॉल्वेंट. यानी सॉल्वेंट का ज्यादा हो जाएगा. आप ऐसे लिखो इसको या फिर ऐसे लिखो, एक ही मतलब है ना, बस साइन तो चेंज हुआ है. इसको आप रीड करोगे कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और इसको क्या रीड करोगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. मतलब तो एक ही है. नहीं, मैं अक्षत से बड़ा हूं या अक्षत मुझसे छोटा है, बात तो एक ही है. वही चीज है यहां भी. क्लियर है? ओके. तो इसी को हमने अभी स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है. ठीक है, नीचे लिखना mathematically relative lowering of vapor pressure is given by relative lowering of vapor pressure is given by P naught minus PS upon P naught is equals to X2. P naught minus PS upon P naught is equals to X2. ठीक है, ये रिलेशन कहां से आया ये अपन डिराइव कर चुके हैं. जो इसके पहले की क्लासेस अटेंड किए हैं, वेपर प्रेशर क्या होता है, राउल्स लॉ क्या होता है, वहां हमने ये डिराइव किया है. ठीक है, जो फर्स्ट क्लास अटेंड किए हैं, जो इसका ये वाला टॉपिक मिसिंग है, मैं रिपीट करवा दूंगा, बट अभी ये हम फॉर्मूला यहीं से उठा के चलेंगे. ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसको बोलते हैं, एंड इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. लिख लो नीचे सबके टर्म्स का मतलब क्या क्या है. वेयर पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ, व्हाट इज पी नॉट, प्योर सॉल्वेंट. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. देन पीएस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. PS is vapor pressure of solution. Next, X2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. यहां तक क्लियर है सबको? ठीक. नाउ X2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, फॉर्मूला क्या होता है X2 का, N2 अपॉन N1 प्लस N2. यही होता है. अभी तो पीछे लिखे थे ना फॉर्मूला, जहां पे N1 इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, N2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. राइट. तो नीचे लिख दो नेक्स्ट लाइन में, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2. यहां तक ओके है आशु? ठीक, आगे बढ़े. नाउ N1 N2 को भी अपन ना मास के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हम ये जो फॉर्मूला निकाल के आगे बढ़ा रहे हैं ना, इससे हम क्या डिराइव करना चाह रहे हैं, आई वांट टू फाइंड द मोलर मास ऑफ माय सॉल्यूट. मैंने जो नमक ऐड किया है वो कौन सा नमक है मुझे नहीं पता, बट मुझे उसका मोलर मास निकालना है. जैसे NaCl का मोलर मास क्या होता है, यू कैन ऐड द एटॉमिक मासेस ऑफ बोथ सोडियम एंड क्लोरीन. कितना होता है, 23 प्लस 35.5, दैट इज 58.5. ये मोलर मास NaCl का होता है. बट मैंने आपको नमक का नाम बताया ही नहीं है, मैंने बस बोल दिया कि मैंने एक सॉल्ट ऐड किया है. व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉल्ट आई डोंट नो, बट आई वांट टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ दैट सॉल्ट. नाम बता दूंगा तो मोलर मास को ऐसे निकाल लोगे ना, तो फिर क्वेश्चन क्या बना. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आपको बोल दिया मैंने कि आपके पास इतना ग्राम सॉल्वेंट है, लेट अस अज्यूम ये सॉल्वेंट है, ये है मान लीजिए 800 ग्राम सॉल्वेंट है. फॉलो करना, ठीक है. ये 800 ग्राम सॉल्वेंट है, इसमें मैंने 100 ग्राम सॉल्यूट डाल दिया. ये दोनों समझ में आया, 100 ग्राम 800 ग्राम. ये है वेट ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट. इनको हम डिनोट करते हैं W1 और W2 से.
W1 इज द मास ऑफ सॉल्वेंट जो ग्राम में होता है, एंड W2 इज द मास ऑफ सॉल्यूट जो ग्राम में होता है। अभी जो मैंने एग्जांपल बताया इसमें W1 की वैल्यू क्या होगी? 800 ग्राम, और W2 की वैल्यू 100। मैं हर बार टू सबस्क्रिप्ट सॉल्यूट के लिए यूज कर रहा हूं, ये मैं तीसरी बार बता रहा हूं, आप लोगों को पहली बार बता रहा हूं, बट टू सबस्क्रिप्ट मतलब इज फॉर सॉल्यूट एंड वन सबस्क्रिप्ट इज फॉर सॉल्वेंट। एम आई क्लियर? जहां जहां आपको 1 1 वाला दिखेगा ना, वो चीज समझ लेना वो सॉल्वेंट की चीज है, और जहां जहां 2 2 2 2 दिखेगा ना, वो समझ लेना वो सॉल्यूट का है। तो W1 इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, W2 इज द मास ऑफ सॉल्यूट। ये दोनों मैंने ऐड कर दिया, राइट? आपको ये दोनों चीजें क्वेश्चन में गिवन रहेगी, और आपको बता देगा कि सॉल्वेंट क्या है। पानी सॉल्वेंट है अभी, तो ये हो गया मेरा M1। M1 क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ व्हाट? सॉल्वेंट। जो कि अभी इस केस में क्या है? जोर से बोल देना उसी चीज को। वो तो मैं लिया हूं मास। क्या पानी का मोलर मास 800 थोड़ी ना होता, 18 होता है पानी का मास। मोलर मास नहीं समझते क्या? मॉलिक्यूलर मास को ही मोलर मास बोलते हैं वैल्यू के हिसाब से। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 18 ग्राम। ये समझ में आया? पक्का? कहां से आया 18 आशुतोष? किसका? कैसे? हाँ कैसे? 2 + 16। क्लियर है सबको? समझ में आया ना? ये मुझे पता था सॉल्वेंट पानी में मिला रहा हूं मैं, सॉल्यूट को, बट मैंने सॉल्यूट का नाम नहीं बताया आपको। अगर मैं बता दूंगा तो फिर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा पूरा। समझ रहे हैं? M2 होता है मोलर मास ऑफ व्हाट? सॉल्यूट। ये मुझे निकालना है। ऐसा हम चारों प्रॉपर्टी के लिए ना M2 का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। एम आई क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है सबको? है ना? तो इसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला, ध्यान से दिखना। अभी हम कहां तक पहुंचे हैं? P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। यहां तक सब मेरे साथ है ना? अब N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम निकालते कैसे? जनरल फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स का? मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला होता है। मोल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। एक एग्जांपल लेके पहले बताता हूं। लेट अस टेक कि मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस 88 ग्राम है। मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी ग्राम है? 88 ग्राम। तो मेरा मास हो गया 88 ग्राम। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मोलर मास निकाल सकते हैं 12 + 32। एग्री? 12 इज द मास ऑफ कार्बन, 16 इज द मास ऑफ ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन है, इससे 32। आगे बढ़ू, ऐड करके हो जाएगा 44। ये आ गया मोलर मास। ये है मेरे पास जो मास है। अब अगर मैं अपने वाले मास को मोल में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे करूंगा? 88 अपॉन 44। मेरे पास 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। समझ में आया क्या ये चीज? ये अपन 9th क्लास से पढ़ते थे, 9th में पढ़े, फिर 11th में फिर से पढ़े कि कैसे मोल में कन्वर्ट करते हैं। मेरे पास किसी भी चीज का मास कितना है, अगर मैं उसको मोल में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो उसके मास को मैं उसके मोलर मास से डिवाइड कर दूंगा। एम आई क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास कितना ग्राम था? 88 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या होता है? जो कि फिक्स होता है। आप कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास चेंज नहीं कर सकते। हाँ, मेरे पास जो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो मैं चेंज कर सकता हूं और ले लूं तो बढ़ जाएगा वैल्यू। एम आई क्लियर? तो मैं अपने पास जो ग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको मोल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो ऐसे करते हैं। तो मैं इन दोनों मोल्स को मास में कन्वर्ट करूं। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है? मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ध्यान देना, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू N2 की जगह मैं लिख रहा हूं W2 अपॉन M2। यहां तक किसको समझ में आया बताओ मेरे को जल्दी से? W2 अपॉन M2 क्यों लिखा मैं? W2 इज द मास ऑफ सॉल्यूट, राइट? एंड M2 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मैंने उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दिया ना? पक्का? नहीं समझ में आया? लास्ट नाम क्या है? अभिनंदन। ये नहीं समझ में आया? ये फॉर्मूला समझ में आया था? मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। अगर मैं सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो ऊपर आएगा सॉल्यूट का मास और नीचे आएगा सॉल्यूट का मोलर मास। तो व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूट? W2। व्हाट इज इट्स मोलर मास? M2। वही तो लिया ना हमने यहाँ पे, W2 M2, राइट? तो ऐसे N1 का क्या वैल्यू होगा? W1 अपॉन M1। एवरीवन जल्दी बताओ, पक्का?
प्लस अगेन W2 अपॉन M2। समझ में आ रहा है क्या? इसमें इसलिए कन्वर्ट किया ताकि मैं M2 का फॉर्मूला निकाल सकूं प्रॉपर्टी की हेल्प से। ये प्रॉपर्टी है मेरी, RLVP इज माय प्रॉपर्टी ना। हम इस प्रॉपर्टी के हेल्प से M2 का वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। ऐसा हम इसके बाद की 3 प्रॉपर्टीज में भी करेंगे। एम आई क्लियर? पक्का? ठीक है। अब देखो, क्योंकि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, अपन मान लेते हैं कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? जिसमें सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उस केस में ना आप सॉल्यूट के मास को नेग्लेक्ट कर सकते हो, या सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को नेग्लेक्ट कर सकते हो। मान लो मैंने 1 ड्रम पानी में 1 चम्मच शक्कर डाली, तो क्या वो पानी मीठा लगेगा? क्या नहीं लगेगा। बट आप ऐसा भी नहीं बोल सकते ना कि सर आपने शक्कर नहीं डाली। डाला तो हूं, कम डाला हूं, तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जब आप दोनों को कंपेयर करोगे ना, तो आप सॉल्यूट के मास को नेग्लेक्ट कर सकते हो। जैसे नीचे आप देखोगे ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। ये बहुत बड़ा नंबर है और ये उसके सामने बहुत छोटा है। तो इन दोनों के एडिशन को अपन अप्रोक्सीमेटली N1 लिख सकते हैं। जल्दी बोलो। मान लो मैंने सॉल्यूट का 100 मोल लिया, आई हैव 100 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, आई हैव 100 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड आई हैव 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट। तो 100 के सामने 0.5 को नेग्लेक्ट कर सकता हूं मैं, इसलिए नीचे जो सम हो रहा है ना, उसकी जगह मैंने N1 कर दिया। एवरीवन क्लियर है? तो ये वाले को हटा दूं फिर, जल्दी बोलो। तो क्या हो जाएगा मेरा वापस से? P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। यहां पर एक लाइन लिखेंगे कि when if the solution is dilute, तो N1 plus N2 is approximately equal to, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुना करो ना, कहीं भी रुक जाऊंगा मैं। ठीक है, मैंने क्या बोला? फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन N1 plus N2 is approximately equal to N1। N2 को नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि वो कम क्वांटिटी में है। पक्का? ये नहीं कि ऊपर के N2 को भी नेग्लेक्ट कर दिए, ऊपर तो अकेला N2 ही है ना, तो उसको रहने दो। पर जहां वो नीचे N1 के साथ सम हो रहा है ना, तब नेग्लेक्ट कर दो N2 को। एम आई क्लियर? ठीक है, उससे थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है, बस और कुछ नहीं। क्योंकि वो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, तो इसलिए अपन उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1। हाँ या ना? अब ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि आप कितना सॉल्यूट डाल रहे हो, कितने सॉल्वेंट में डाल रहे हो, और सॉल्वेंट का नाम दिया रहेगा, तो हम ये भी निकाल लेंगे। हाँ या ना? तो क्या अननोन है? प्रॉपर्टी भी दी रहेगी आपको, तो क्या अननोन है? M2। तो इससे M2 का फॉर्मूला आ जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। बस M2 को इधर लेके चले और प्रॉपर्टी को नीचे ले आओ, तो फॉर्मूला आ जाएगा। दिस इज माय फॉर्मूला। ये जो लिखा है ना, ये प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है, समझ रहे हो ना? ये प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है, और ये किसका फॉर्मूला है? M2 निकालने का। पक्का आयुष? ठीक है, चलो इसको कंप्लीट करते हैं पूरा वापस। कहां तक लिखे उसमें? यहां तक लिख लिए थे, N2 अपॉन N1 प्लस N2 वाला। ठीक है, नीचे एक काम करो, लिख लो, if W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट, if W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट, वही जो मैंने यहां पे ऐसे कर करके लिखा है ना, मैं आपको सेंटेंस में लिखवा रहा हूं। ठीक है, हाँ लिखो, if W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट is dissolved in W1 gram of solvent, if W2 gram of solute is dissolved in W1 gram of solvent, and if M2 and M1, capital M1 और M2 लिखना ना, and if M2 and M1 are the, and if M2 and M1 are the, क्या है ये? मोलर मासेस या मॉलिक्यूलर मासेस? मोलर मासेस ऑफ, पहले मैं क्या लिखाया? M2 लिखाया कि M1 लिखाया? M2। तो M2 and M1 are the molar masses of क्या? सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रेस्पेक्टिवली, ऐसा लिखते हैं ना, पढ़ते होंगे कई जगह। तो रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? हम उसको इज्जत दे रहे हैं, रेस्पेक्ट दे रहे हैं, सीक्वेंस में, क्रम से, ऐसा बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? क्रम से। मतलब पहला वाला नंबर पहले वाले के लिए है और दूसरा वाला नंबर दूसरे वाले के लिए। मतलब M2 W2 वाले के लिए है और M1 W1 वाले के लिए, क्रम से। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो इफ M2 and M1 आर द
molecular या molar masses of solute and solvent respectively, then N2 is equals to, then N2 को क्या लिख सकते हैं अपन, W2 by M2, and N1 is equals to W1 by M1. इतना क्या सोच रहे हो, जल्दी जल्दी बोलो ना, कॉन्फिडेंस से बोलो ना, ठीक है। ठीक है, ये दोनों की वैल्यूज ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो पहले ये वाला एक्सप्रेशन लिख लेना, ये वाला, ये हो जाएगा तो बताना मुझे। डन। ठीक है, अब अगली लाइन लिखेंगे अपन, वो डाइल्यूट वाली, उसके बाद ही तो अपन एक को गायब कर दिए ना, अपने आप थोड़ा गायब हो जाएगा वो, तो लिखो लाइन, फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन, फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन, फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट में तो समझते हैं ना, जिसमें सॉल्यूट बहुत ही कम होगा, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन N2 कैन बी नेग्लेक्टेड, फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन N2 कैन बी नेग्लेक्टेड, for a dilute solution N2 can be neglected in comparison with N1, in comparison with N1। इसलिए सिर्फ नीचे वाले N2 को ही हटाएं, ऊपर वाला N2 भी मत हटा देना, फिर तो खत्म ही हो जाएगा ना, कुछ बचेगा ही नहीं, समझ गए ना। N1 के कंपैरिजन में N2 को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब नीचे वाला N2 प्लस N1 की जगह N1 लिखने वाले हैं, am I clear? हाँ, तो N2 कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन विथ N1, therefore अब ये वाला लिख लेना पार्ट, और उसके बाद लास्ट में ये, बस ये दोनों लिख के ये वाला पार्ट हो गया। इसको बॉक्स में बंद कर देना ताकि कहीं भाग ना जाए। एनसीईआरटी रखियो, निकालो जल्दी से, एक सॉल्ड एग्जांपल देखते हैं। पेज नंबर 50, पेज नंबर 50 एवरीवन, पेज नंबर 50 दिख रहा है क्या? आयुष रखा है बुक? आशुतोष नहीं है बुक? आप लोग के पास, दोनों के पास है क्या? आयुषी नहीं है, कुछ और बुक चलेगी क्या इस बार भी? एक पीछे दे देना। हाँ, आशु शेयर कर इसके साथ जल्दी। पेज नंबर 50 का क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से सभी, पेज नंबर 50 एवरीवन, पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ रहा हूं आप लोग के साथ, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। इस लाइन से आप लोग क्या समझे? द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। ये क्या दिया हुआ है? पी नॉट। ये पी नॉट है, सॉल्वेंट का प्योर सॉल्वेंट दिया ना, प्योर बेंजीन का ये वेपर प्रेशर है, मतलब कौन सा है? पी नॉट। क्या दिया हुआ है? ये पी नॉट। आप लोग समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? देखो ये क्वेश्चन ना बहुत इजी है, बस आपको समझना है कि क्या क्या गिवन है, फिर तो फॉर्मूला इजी है ना। तो क्या करेंगे, ये पी नॉट आपको क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है? 0.850 बार। आगे पढ़े, ओके। A non-volatile, non-electrolyte solid weighing 0.5 ग्राम is added to 39 ग्राम of benzene, जिसका मोलर मास है 78 ग्राम। अब इसमें तीन चीजें दी हुई है, जल्दी मुझे जो बता पाएगा कि इसमें W1, W2, M1, M2 क्या दिया हुआ है, बस रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, मैं पूछूंगा जिससे भी। एक फिर से एक लाइन पढ़ो एक बार। मैंने बेंजीन लिया और बेंजीन के 39 ग्राम में 0.5 ग्राम को डाल दिया, ठीक है। अब ये जो तीन वैल्यू नीचे लिखी हुई है ना लाइन में, 0.5 ग्राम लिखा हुआ है, 39 ग्राम लिखा हुआ है और 78 ग्राम लिखा हुआ है, ये तीनों क्या क्या है मुझे टर्म्स में बताओ। W1 है, W2 है, M1 है, M2 है, इन चारों में तीन चीजें दी हुई है, ये कौन कौन सी चीजें है रिया?
W2 बोल रही है रिया 0.5 ग्राम दिया हुआ है, ओके, और W1 39 ग्राम बोल रही है रिया, ओके, और M1 दिया हुआ है 78 ग्राम। ये नहीं भी दिया रहेगा तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 निकाल सकते हैं, 6 12 ऑफ 72 एंड प्लस 6 इज 78, पर दे दिया है, अच्छे लोग हैं, दे दिए हैं, ठीक है। नहीं दिया रहता तो निकालना पड़ता। यहां तक क्लियर है? यही चीज समझना बहुत जरूरी है कि क्या क्या क्वेश्चन डेटा क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, वो पढ़ के समझ में आ जाएगा कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। जनरली जो कम क्वांटिटी में डाला जाता है वो क्या होता है? सॉल्यूट, और जो ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि बेंजीन सॉल्वेंट है और बेंजीन सॉल्वेंट है और दूसरा सॉल्यूट है, दूसरे का नाम नहीं दिया है। दे देगा तो मोलर मास निकालने का फॉर्मूला तो ना यूज करने वाले हो आप लोग, अब तो ऐड कर दोगे, इसलिए नाम नहीं दिया है, ठीक है। ओके, व्हाट इज आस्क्ड? द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज 0.85845। ये क्या दिया हुआ है? पीएस। ये क्या दिया हुआ है? डालने के बाद कम हुआ ना, भले थोड़ा सा कम हुआ है पर कम तो हुआ। 0.850 से 0.845 आया ना, कम हुआ, तो ये दिया है आपको पीएस 0.845 बार। तब तो दिया है, क्या निकालना है? M2। समझ रहे हैं क्या? जल्दी कैलकुलेट मारो जल्दी, ऐसा नहीं सॉल्व है तो नहीं करेंगे, जल्दी। गिवन डेटा लिख लो, ये आपको 5 चीजें गिवन है, छठवीं चीज निकालनी है। फॉर्मूला क्या है अपना? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। नहीं याद आ रहा है फॉर्मूला तो कोई दिक्कत नहीं है, W2 M2 वाले टर्म्स में हमको ये तो पता ना, ये N2 अपॉन N1 होता है, तो वैल्यू पुट कर दो, W2 अपॉन M2 और N1 की होती है W1 अपॉन M1, तो ऊपर M1 आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में और नीचे W1 रहेगा। रटने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला, समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं? बस वैल्यूज पुट कर दो, 0.850 माइनस 0.845 divided by 0.850 is equals to W2 is 0.5, M1 is 78, M2 हमें निकालना है और W1 is 39। जब लकीली ये जस्ट डबल दिया है इसका ना, कितने अच्छे लोग हैं, तो इसको आप कैट करके सीधा 2 लिख सकते हो। 39 का डबल 78 ही होता है ना, 39 का टेबल नहीं याद है? याद है किसी को? किसी को नहीं याद होगा ना, क्यों याद करेंगे, ठीक है। 78, पर इतना तो पता ना, डबल करेंगे तो 78 आएगा, नहीं आएगा ना, ठीक है। और 0.5 इंटू 2 करूंगा तो 1 हो जाएगा, मतलब ये तो पूरा खत्म हो गया ना, सिर्फ M2 बचा। तो M2 क्या होगा? M2 इधर ले जाओ, बाकी इसको इधर लेके आ जाओ, 0.850 अपॉन, इसको माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 0.005। कैंसिल कर दो डेसिमल को, 850 अपॉन 5 कितना हो जाएगा? 850 अपॉन 5 कितना होगा? 1 टाइम्स में जाएगा 5, बचा 3, 170 ग्राम पर मोल। ये होता है यूनिट मोलर मास का, ग्राम पर मोल, तो 170 ग्राम पर मोल आएगा आंसर। आ रहा है? बहुत इजी सा कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं था कैलकुलेशन में, हाँ, हमने कहीं भी ज्यादा कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया इसमें, समझ रहे हो क्या? तो इसमें मेन काम ना बस ये है, ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन बन गया। और अगर नहीं पता ये सब क्या दिया है तो फिर कितने भी फॉर्मूले याद कर लो, आपको बस स्टेप मार्क मिलेगा फॉर्मूला लिखने का, आधा नंबर। कुछ लोग ऐसे भी जाते हैं ना, फॉर्मूला वॉर्मूला याद कर लिए, अब बन ही नहीं रहा न्यूमेरिकल, कुछ तो करना है ना, पेज तो भरना है, तो जल्दी जल्दी गिवन गिवन लिख दिए, गिवन ये, गिवन दिस, गिवन दिस, गिवन ये, और फॉर्मूला लिख दिए और छोड़ दिए कि चलो चेकर थोड़ा दयालु होगा तो 1 नंबर तो दे देगा इतना मेहनत का, ठीक है। बट ये पता चलेगा ना तो बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है सबको? पक्का? तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन वेपर प्रेशर वाले टॉपिक से एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। डन, ये होगी पहली प्रॉपर्टी। चलो सेकंड लाइन डालना। सेकंड क्या प्रॉपर्टी लिखे अपन? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और सॉल्यूट डालने के बाद बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अक्षत ने प्योर वाटर लिया है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है ना, तो अक्षत ने प्योर वाटर लिया है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा?
100 डिग्री सेल्सियस उसका पानी 100 डिग्री में बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और श्री ने उसमें 2 चम्मच नमक डाल दिया, ठीक है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इनका मतलब इनके सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? इससे क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो गया है। जो पानी 100 डिग्री में बॉईल होता था, एक सॉल्यूट डालने के बाद अब वो 110 डिग्री में बॉईल हो रहा है। ये एक प्रॉपर्टी होती है। अगर अब आयुषी ने इसमें 4 चम्मच नमक और डाल दिया तो वो बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा। तो होगी ना ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है। इन्होंने नहीं डाला सॉल्यूट, बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल था। इन्होंने 2 चम्मच डाला, बॉइलिंग पॉइंट 10 डिग्री से बढ़ा। उन्होंने 4 चम्मच डाला, बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री से बढ़ गया। तो ये हुई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। एम आई क्लियर? मैं तो बता भी नहीं रहा हूं कि सॉल्यूट किस टाइप का डाला जा रहा है, मैं बस क्वांटिटी बता रहा हूं कि 2 चम्मच, 4 चम्मच, 6 चम्मच या नहीं। एम आई क्लियर? ठीक है। तो ये होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों ऐसा हुआ कि सॉल्ट डालने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, कम क्यों नहीं हुआ? बढ़ भी तो कम भी तो हो सकता था ना, बड़ा ही क्यों? ठीक है। तो इसके लिए अपन समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन? अब तक क्या पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन? 9th क्लास में पहले चैप्टर में मैटर में पढ़ते थे ना। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट का मतलब? टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग या अ लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स, उसको बोलते हैं बॉइलिंग। और वो उसी टेम्परेचर पे होगा, राइट। अब आप एक नया डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये डेफिनेशन है वेपर प्रेशर के रेस्पेक्ट में। एक बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी हम पर एक प्रेशर लग रहा है ना, दैट इज 1 atm। आप जब लिक्विड को बॉईल करना चालू करोगे तो धीरे धीरे उसके वेपर्स आएंगे ना, और वेपर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ेगा। जब तक वो वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर नहीं हो जाता तब तक आपको हीट करना है। और उस टेम्परेचर को जहां पे वो बॉइलिंग पॉइंट, जहां पे वो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा ना, तब आप बोलोगे कि ये है बॉइलिंग पॉइंट इस लिक्विड का। ये है नया डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट का। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। एम आई क्लियर? आगे बढ़े, ठीक है। एक ग्राफिकली मैं आपको इस चीज को समझाता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। अभी कुछ कुछ लिखना मत, कुछ ड्रॉ मत करना, मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। नहीं तो फिर छोटा 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 लिख के इधर उधर एडजस्ट करोगे, ठीक। चलो आगे बढ़े। तो मैं यहां ले लेता हूं वेपर प्रेशर इन वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस में ले लेता हूं टेम्परेचर, ठीक है, राइट। पहले मैं पानी ले रहा हूं, तो प्योर सॉल्वेंट ले रहा हूं पहले मैं, ठीक है। मैं प्योर सॉल्वेंट को हीट करना चालू किया तो वेपर्स बढ़ेंगे ना। इवेपोरेशन का रेट बढ़ता है ना टेम्परेचर बढ़ाने से, और जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा उतना ज्यादा वेपर बनेगा, जितना ज्यादा वेपर बनेगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाओ वेपर प्रेशर बढ़ेगा। एग्री करते हो इस पॉइंट से? टेम्परेचर बढ़ाए, इवेपोरेशन का रेट बढ़ा, वेपर्स बढ़े तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने सॉल्वेंट लिया, और ये ना, ये मैंने 1 atm का पॉइंट पहले से मार्क करके रखा हुआ है। दिस इज द लाइन ऑफ 1 atm, ठीक है। मैंने सॉल्वेंट लिया, मैंने टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया, सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ते 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 वेपर प्रेशर बढ़ता गया, वेपर प्रेशर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और इस पॉइंट पे आके वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो गया। तो ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हाँ या ना? सॉल्वेंट, सॉरी, क्या होगा? सॉल्वेंट। टीबी नॉट, नॉट लगा रहे थे ना, सॉल्वेंट की हर चीज में नॉट लगाएंगे, सॉल्यूशन को एस या फिर सिंपल ऐसे लिख देंगे। तो टीबी नॉट क्या है? इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सॉल्वेंट। पक्का समझ में आया ना? मैंने टेम्परेचर बढ़ाते गया, टेम्परेचर बढ़ाते गया, वेपर प्रेशर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अभी डेफिनेशन मैंने क्या बोली थी कि टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द बॉइलिंग पॉइंट। एग्री? पक्का? अब मैं लेता हूं इनका वाला सॉल्यूशन जिसमें इन्होंने नमक डाल दिया था। अब मैं उसको हीट करना चालू करूं, इनका हो गया, इनका बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है, ठीक है। अब मैं इनका हीट, जो सॉल्यूशन था ना जिसमें उन्होंने 2 चम्मच नमक डाला था, अब उसको हीट करना चालू करूं। पहले से ही इनिशियली इनका वेपर प्रेशर पहले ही कम था, क्योंकि ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट थे। अभी तो अपन पढ़े ना कि पी नॉट इज ग्रेटर देन पी एस, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब पहले से बाय डिफॉल्ट एट रूम टेम्परेचर इनके
सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, इनके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था। तो मैं इसको यहां से चालू करूं, नीचे से चालू करूंगा ना, इसके ऊपर से मत चालू करना, गलत हो जाएगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से ज्यादा नहीं होता है। एम आई क्लियर? पक्का? देखो कंसेप्ट समझो ना, ठीक है। अब बड़ा इनका टेम्परेचर चालू करें बर्नर, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, ये वेपर प्रेशर बढ़ता गया। एक पॉइंट आया जहां पे इसका वेपर प्रेशर क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 1 atm के बराबर आ गया। अब इसके बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? टीबी, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। इनके पास तो सॉल्यूशन था ना, अक्षत के पास सॉल्वेंट था, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आया? टीबी नॉट। और इनके सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना आया? टीबी। कौन बड़ा है? टीबी बड़ा है कि टीबी नॉट बड़ा है? ग्राफ देखना आता है ना। अगर आप एन ऐसे चल रहे हैं तो ग्राफ के राइट साइड वाली वैल्यू बड़ी होती है ना, और लेफ्ट साइड वाली वैल्यू छोटी होती है। हो गया ना एलिवेशन? टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नॉट। एम आई क्लियर? पक्का? ये ग्राफ समझ में आ जाएगा, कोई टफ नहीं है ग्राफ। आप अगर कंसेप्ट समझ गए ना तो ग्राफ बहुत इजी है, आप नींद में भी ग्राफ बना लोगे। बस ये समझ में आना चाहिए कि ये ऊपर ये नीचे से क्यों चालू किए, क्योंकि ये क्या था, क्या था ये? सॉल्वेंट। और ये क्या था? सॉल्यूशन। समझ में आया क्या? पक्का? ऐसी तो मुंडी नहीं ला रहा आशुतोष, ठीक है। तो ये टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नॉट, कितने से बड़ा है उसी को तो एलिवेशन बोलेंगे, इंक्रीमेंट। और इसको डिनोट करते हैं अपन डेल्टा टीबी से। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको डिनोट करते हैं हम डेल्टा टीबी से। डेल्टा मतलब चेंज, कितने से एलिवेट हुआ है, और किसका एलिवेशन हुआ है? बॉइलिंग टेम्परेचर का, बॉइलिंग पॉइंट का। एम आई क्लियर? पक्का? तो आप लोग जहां इसकी हेडिंग लिखो ना, उसके ब्रैकेट में डेल्टा टीबी भी लिख लो, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिखते हैं इसका, फिर ग्राफिकली समझेंगे इसको, ठीक है। बढ़ो आगे, डेफिनेशन लिखाऊं? चलो लिखो डेफिनेशन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आप लोग समझ गए ना कि क्यों राइज हुआ? क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो जाता है। एक सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पहले क्या था पता है? पहले जब दोनों के पास पानी था ना, तो दोनों का प्रेशर इतना था। 1 atm की लाइन ये है, दिस इज द लाइन ऑफ 1 atm। अभी दोनों का प्रेशर बराबर है क्योंकि दोनों के पास पानी है। इन्होंने डाल दिया सॉल्यूट, तो इनका वेपर प्रेशर हो गया कम। अब जब हीट करना चालू करोगे तो दोनों ऊपर जाएंगे ना, दोनों का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, दोनों का वेपर प्रेशर बढ़ेगा। कौन पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टच करेगा? सॉल्वेंट। पहले इसका ये पहले रीच हो जाएगा क्योंकि इसने पहले से चालू किया था, और ये थोड़ा देर बाद पहुंचेगा, तो इसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा हमको, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। एम आई क्लियर? ये वही बात होगी ना, रेस, दो लोग रेस कर रहे हैं, अक्षर थोड़ा आगे से दौड़ा और श्री थोड़ा पीछे से दौड़ी, तो पहले कौन पहुंचेगा? अक्षर पहुंचेगा फिनिशिंग लाइन में, श्री थोड़ा देर बाद पहुंचेगी। तो टाइम किसको ज्यादा लगा? कम टाइम किसको लगा? एलिवेशन किसके टाइम में हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि ये पीछे चले गई थी। क्यों पीछे चले गई? क्योंकि सॉल्यूट ऐड कर दी थी। क्लियर है? पक्का ना? समझ में आ गया ना? इससे अच्छा नहीं समझा पाऊंगा मैं, ठीक है। चलो नोट करते हैं, इसका डेफिनेशन लिखो। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द, पहले बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन लिखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? नया डेफिनेशन आज अपन ने इजाद किया ना, अभी तक अपन यही समझते थे ना, वो भी सिर्फ इसी ने बोला, मुझे नहीं पता बाकी लोग को बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन पता था कि नहीं। अक्षत ने बताया तो मुझे पता है, अक्षत को पता है, तो फिर बोले क्यों नहीं? पूछता हूं तो बोलना चाहिए ना। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर, द बॉइलिंग पॉइंट of a liquid is the temperature at which, the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes, boiling point of a liquid is the temperature at which vapor pressure of the liquid becomes, vapor pressure of the liquid becomes what? क्या होगा आगे? कंप्लीट करो। इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ब्रैकेट में 1 atm लिख लेना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब
पानी का वेपर प्रेशर 100 डिग्री में 1 एटीएम होगा। क्या बोला मैंने? पानी का वेपर प्रेशर 100 डिग्री में 1 एटीएम होगा। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है ना, तो पानी का वेपर प्रेशर 100 डिग्री पे 1 एटीएम होगा। एवरीवन भैया क्या बोला मैं? रिपीट करो। नहीं, जैसा मैं बोला वैसे चाहिए मेरे को। क्या बोला मैंने? बहुत सिंपल तो बोल रहा हूं ना मैं, कि बहुत टफ बोल रहा हूं क्या लैंग्वेज में? पानी का वेपर प्रेशर 100 डिग्री में 1 एटीएम होगा। नहीं, मान लो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 75 डिग्री है, तो अल्कोहल का प्रेशर 75 डिग्री पे 1 एटीएम होगा। ये एक जनरल डेफिनेशन लिखा है ना हमने, ये जो डेफिनेशन है ना, ये हर लिक्विड पे लागू होगी। अब समझे? अब बोलोगे? बस यही तो डेफिनेशन लिखे ना अपन, कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पे लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर हो जाए। अभी नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी का, इस वाले पानी का वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर नहीं है। अंदर भी तो वेपर्स होंगे ना। ये पानी यहाँ पड़ा हुआ है, बॉटल के अंदर है भले ही, पर अंदर वेपराइज तो हो रहा होगा, थोड़ा बहुत इवेपोरेशन तो हो रहा होगा ना। तो अंदर वेपर प्रेशर है, मैं यहाँ पे एक बैरोमीटर लगा दूंगा ना अगर, तो थोड़ा बहुत रीडिंग आएगा, बट वो रीडिंग 1 एटीएम से कम होगा। कब वो 1 एटीएम के बराबर होगा? जब इस पानी को मैं 100 डिग्री तक पहुंचाऊंगा, तब वो बॉयल होना चालू भी होगा और उसका प्रेशर 1 एटीएम के बराबर हो जाएगा। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो फॉर एग्जाम्पल नीचे लिख लो। फॉर एग्जाम्पल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 1 एटीएम। the vapor pressure of water at 100 degree Celsius is 1 atm, राइट? ठीक है, तो ये तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन। अब एलिवेशन की बात करते हैं, प्रॉपर्टी में आ जाते हैं अपनी। नेक्स्ट लाइन में लिखना, experimentally it is found that experimentally it is found that experimentally it is found that the boiling point of the solution experimentally it is found that the boiling point of the solution is always एक डैश बना दो, फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग भरोगे उसको, is always dash then that of the pure solvent, is always dash then that of the pure solvent, fill in the blank। ब्लैंक में लोअर और हायर आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक बोलने नहीं बोला हूं। कौन बोला वैसे हायर? कौन बोला हायर? अच्छा, और हायर एक बार फिर से रीड करो लाइन। नहीं नहीं, लोअर नहीं होगा, अच्छे से पढ़ो ना। क्या आएगा? हायर ना, तभी तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं ना। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। ठीक है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, तो नमक डालने के बाद वो 100 से ऊपर में ही बॉइल होगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। एम आई क्लियर? ठीक है, तो इट इज फाउंड दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, फुल स्टॉप। दिस इंक्रीज इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। This increase is called elevation in boiling point. This increase is called elevation in boiling point. और इसका रीजन भी लिख लेते हैं नीचे, है ना। This happens because this happens because this happens because the vapor pressure of the solution this happens because the vapor pressure of the solution this happens because the vapor pressure of the solution is dash then that of the pure solvent, is dash then that of the pure solvent, fill in the blank।
कितने लोग हायर बोल रहे हैं? मतलब सब लोअर बोल रहे हो? कुछ ऐसे जो कुछ नहीं बोल रहे हैं, सर न्यूट्रल है हम लोग, दोनों चलेगा हमको। हाँ, पढ़ो ना, रीड करो ना, समझ में आ जाएगा। अगर आज की क्लास समझ में आ रही होगी ना अभी तक, तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हो। आयुष, मेरे को देख, हाँ, नजरें नहीं चुराना। हाँ, पक्का? 100%? थोड़ा सा भी डाउट है मन में? आयुषी, आशुतोष हायर बोल रहा है लास्ट। सब लोअर बोल रहे तो मैं हायर, ऐसा नहीं बेटा, लोअर ही होगा। अच्छे से देखो ना, आप वेपर प्रेशर की बात कर रहे हो। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। सॉल्यूट ऐड करने के बाद तो कुछ जगह सॉल्वेंट सॉल्यूट ने ले ली ना, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये वही वाली बात हो गई। पहले दोनों का वेपर प्रेशर बराबर था, सॉल्ट डालने के बाद वेपर प्रेशर कम हो गया, अब रेस चालू हुई। ठीक है, चलो। तो लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर कैश विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। फिल इन द ब्लैंक, इसमें इंक्रीज या डिक्रीज आएगा? वेपर प्रेशर डैश विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। लिख लो, इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर्स बढ़ेंगे, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, फुल स्टॉप। हेंस द सॉल्यूशन हैज टू बी हीटेड मोर, हैज द hence the solution hence the solution has to be heated more, hence the solution has to be heated more to make the vapor pressure equal to the atmospheric pressure। इसलिए सॉल्यूशन को ज्यादा देर तक हीट करना पड़ेगा ताकि उसका वेपर प्रेशर को हम 1 atm तक पहुंचा सकें। hence the vapor pressure, sorry, hence the solution has to be heated more to make the vapor pressure equal to the atmospheric pressure। ये लाइन समझ में आई? क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम होता है सॉल्वेंट से, तो हीट हम दोनों को करेंगे, बट सॉल्यूशन को ज्यादा देर तक हीट करना पड़ेगा ताकि उसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर आ सके। समझ में आया क्या? लाइन क्लियर है वाली? हेंस द सॉल्यूशन हैज टू बी हीटेड मोर, ताकि इसका वेपर प्रेशर को भी हम 1 atm तक ला सके। सॉल्वेंट को तो कम हीट करने से वो आ गया क्योंकि उसका वेपर प्रेशर इनिशियली ज्यादा था, पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इनिशियली कम था। तो दोनों को जब हीट करना चालू किए तो ये पहले 1 atm रीच करेगा, इसको थोड़ी देर तक ज्यादा हीट करना पड़ेगा ताकि इसको 1 atm तक पहुंचा सके। क्लियर है? ठीक है, ग्राफ बना लो। इस लाइन के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख लेना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाना है दोनों को, बट एक का वेपर प्रेशर थोड़ा कम है ना, और दूसरे का वेपर प्रेशर ज्यादा है। किसका कम है? सॉल्यूशन का। और किसका ज्यादा है? सॉल्यूट का। ये है सॉल्वेंट और ये है सॉल्यूशन। वाई एक्सिस में वेपर प्रेशर है, एक्स एक्सिस में टेम्परेचर है। और इसको जब नीचे लेके आओगे तो इसको टीबी नॉट लिखना और इसको टीबी लिखना। ग्राफ आता है ना एग्जाम में। एक्सप्लेन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ग्राफिकली। समझ में आ रहा है ग्राफ? डन।
लिखाऊं, नीचे लिखना। फ्रॉम द अबव ग्राफ it is clear that from the above graph it is clear that TB is greater than TB naught. From the above graph it is clear that TB is greater than TB naught. From the above graph it is clear that TB is greater than TB naught. नीचे लिख लो TB का मतलब क्या है? What is TB? What is TB? टेम्परेचर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ what? Solution. Boiling point of solution. And what is TB naught? Boiling point of solvent. Next line में, the difference in TB and TB naught is called, the difference in TB and TB naught is called, the difference in TB and TB naught is called elevation in boiling point. The difference in TB and TB naught is called elevation in boiling point. Elevation in boiling point. ठीक है? That is del TB is equals to what? TB minus TB naught. Del TB is equals to TB minus TB naught. ठीक है? आज हमने ना इसकी बस प्रॉपर्टी समझी है, इसका फॉर्मूला डिराइव नहीं किया ना अपन M2 का। जैसे आज हमने RLVP से M2 का फॉर्मूला डिराइव किया ना, वैसे ही हम डेल TB से भी M2 का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो एक ये प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास में शुरू में हो जाएगी, इसके भी न्यूमेरिकल करेंगे, देन थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।